नमस्कार। इतिहास चर्चा के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड यानी 34वें एपिसोड में मैंने पुनर्जागरण कालीन या पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति कैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुई, और इस क्रम में हमने बात करी थी साहित्य पे और स्थापत्य कला पे। दरअसल जो ये मैं कहता हूँ कि 15वीं 16वीं शताब्दी से जो परिवर्तन की प्रक्रिया जिससे गुजर कर मध्यकालीन यूरोप, आधुनिक यूरोप बनेगा, वो एक लंबी प्रक्रिया थी और इसके कुछ प्रमुख चरण थे जिनको मैं आपकी सुविधा के लिए याद दिला दूँ। आर शब्द, रेनेसां, आर रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। तो रेनेसां, रिफॉर्मेशन, और वहां से होता हुआ ये समाज एनलाइटमेंट से होता हुआ रिवोल्यूशन तक पहुंचेगा। तो रेनेसां, रिफॉर्मेशन और रिवोल्यूशन, जब फ्रांस की क्रांति होगी या उससे पहले शानदार क्रांति होगी, तो इससे गुजर कर यूरोप मुकम्मल तौर पर आधुनिक यूरोप बनता है। तो ये चरण आप अपने दिमाग में रखेंगे कि कैसे यूरोप तब्दील हुआ मध्यकालीन युग से। मूर्तिकला, स्थापत्य कला की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया, लेकिन आप ऐसे समझिए कि छोड़ दिया जाए डिटेल्स को। डिटेल्स तो आपको किताबों में मिल जाएंगी। आप उस पूरी बात को समझिए कि क्यों, कैसे, हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि यूनान, मैंने बताया कि यूनान में भव्य निर्माण कला थी। उसके कुछ एक चित्र या भग्नावशेष यूनान में मौजूद थे और उन भग्नावशेषों से प्रेरणा ली गई। गौर करिएगा, नकल नहीं किया, प्रेरणा ली। तब तक एक वर्तमान में भी एक भवन निर्माण की सामग्रियां रही होंगी, एक आर्किटेक्चर चलता रहा होगा। तो पुराने से प्रेरणा लेकर वर्तमान के सम्मिश्रण से एक नए तरह की भवन निर्माण कला का विकास हो रहा है और इसको संरक्षण देने के लिए पैसा, ज्यादातर पे भवन निर्माण में बहुत पैसा लगता है, तो इसको कौन पैसा दे या कैसे वो फले फूलेगा। तो इसके लिए इटली के नगर राज्यों में बहुत पैसा था। बहुत सारे नए धनिक थे जिन्होंने व्यापार से पैसा अर्जित किया था और जो अब समाज में अपने लिए पहचान के तौर पर भव्य महलों के निर्माण कराने में सक्षम थे। मिलान में, वेनिस में, और इटली के जो नगर राज्य थे, मैं अगर उनके नाम भूल रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे नगर राज्य थे जैसे फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस और रोम। खासतौर पर रोम में स्वयं पोप रहता है, तो पूरा समाज ही धर्म केंद्रित समाज था। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास था? चर्च के पास था, पोप के पास था। तो इटली में ही पोप भी है, तो रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर, सेंट पीटर वही है, मैं याद दिला दूं। ईसा मसीह ने किसी चर्च की स्थापना नहीं की थी। ईसा मसीह के शिष्य थे सेंट पीटर, जिन्होंने 4वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च की स्थापना की। ईसा मसीह के जीवन के जो आदर्श थे, जिस तरह से वो ईसा मसीह ने बाइबल में, जिसका न्यू टेस्टामेंट में जिक्र किया है, वैसा समाज बनाने के लिए एक कारगर संगठन के तौर पे उन्होंने कैथोलिक चर्च स्थापित किया था। उसी सेंट पीटर के नाम पर तत्कालीन पोप एक दुनिया का सबसे भव्य गिरजाघर बनवाना चाहता था और इसलिए उसने मूर्तिकारों को, वास्तुकारों को, कलाकारों को, चूंकि उसके अंदर पेंटिंग का इस्तेमाल होना था, भित्ति चित्रों को बनना था, तो उसके लिए अपार धन और समय चाहिए था। तो ये इटली में मौजूद था और उस दौरान इटली में जो पुनर्जागरण कालीन भवन है, आज भी वो बहुत आकर्षित करते हैं। मैंने कहा फ्रांस दूसरा केंद्र बना इसका। तो फ्रांस में लुआर का एक प्रदेश है, वहाँ पे शातो एक तरह के ऐसे महल थे या गढ़ियाँ थीं जो किले की तरह मजबूत हों और महलों की तरह भव्य हों। तो ये शातो वहाँ सामंतों ने बनवाए अपने अपने,
और उन शातोज को आप देखेंगे तो जैसे मेरे गुरु प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा को मैं याद करूं, हम अभी तक फ्रांस में नहीं गया हूं, ना मैंने खुद देखा है, लेकिन वो लंबे समय तक फ्रांस में रहे और वो हम लोग को क्लास में बताते थे और उन्हीं की आंखों से जो फ्रांस देखा या जो चित्रों में मैंने देखा, तो ये जो शातो नाम के घड़ी कम किला और महल के मिले जुले जो रूप हैं, वो भी बहुत आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं देखने और आपका ध्यान खींचते हैं। उनके चित्र अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला का तेजी से विकास हुआ। मूर्ति कला स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ मामला है। तो उसी दौरान जैसे चर्च बन रहा है, सेंट पीटर का गिरजाघर बनेगा, तो ईसा मसीह और मरियम की मूर्तियां या और जो पात्र हैं उनकी मूर्तियां, तो उनको गढ़ने के लिए कलाकारों की जरूरत है। और उस जमाने में जो कलाकार खास तौर पे फेमस हैं, उसमें एक तो है लॉरेंजो गिबर्टी, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो। ये वो मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपनी कल्पना से बाइबल की कहानियों को जीवंत किया और अपनी कल्पना से उन्होंने तत्कालीन लोगों के चित्र बनाए, उनको जीवंत किया, जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया। पहले 15वीं शताब्दी के पहले के ज़्यादातर चित्र धार्मिक विषयों पर थे, इसलिए उन मूर्तियों में आप ईसा मसीह, मदर मरियम और बाइबल के ही पात्रों के मूर्तियां लोग बनाते थे। अभी पुनर्जागरण काल में क्या होगा कि इनकी मूर्तियां तो बनेंगी, लोग बनवा रहे हैं, वो पैसा चढ़ते हुए, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी अपने घरों में मूर्तियां स्थापित, तो सामान्य लोगों की मूर्तियां भी बनेंगी और बच्चों की खास तौर पर मूर्तियां बनाएगा। तो इस तरह से एक जो पहले बंधन में बंधी हुई मूर्ति कला थी वो मुक्त हो जाएगी और जीवन के अन्य विषयों से जुड़ी बाइबल के अलावा भी जो अन्य प्रेरणा के क्षेत्र होते तो उनसे जुड़ी मूर्तियां भी बनी। एंजेलो ने मूसा की मूर्ति बनाई जो ईसा के पहले के पैगंबर थे और ईसाइयों के लिए यह कला का उत्कृष्ट प्रतिमान था। तो वहीं यहूदियों जिनके पैगंबर हैं मूसा, उनके लिए तो यह मूर्ति ही साक्षात पैगंबर बन गई और साक्षात मूसा को वो देखते थे उसमें। तो इस तरह से इतनी शानदार कुछ कृतियां या ढेर सारी कृतियां यूरोप भर में आपको मिल जाएंगे पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला के नमूनों के तौर पर। चित्रकला की बात करूं मैं तो माइकल एंजेलो जिसका अभी हमने जिक्र किया, उसके अलावा लियोनार्डो दा विंची। मैं अपने सभी सुनने वालों से ये अपील करूंगा कि ये जो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची हैं, ये सिर्फ चित्रकार या मूर्तिकार नहीं है। इनके बारे में आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि कितनी चीज़ों, जैसे खास तौर पे लियोनार्डो दा विंची को मैं बताऊं कि वो चित्रकार हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, द लास्ट सपर, मोनालिसा उसकी विश्व फेमस कृतियां हैं। उसके अलावा वो इंजीनियर है, उसके अलावा वो वैज्ञानिक है, उसके अलावा उसे एनाटॉमी में रुचि है और उस जमाने में वर्जित था किसी मृतदेह को का चीर फाड़ करना, लेकिन वो चुपके से कब्रगाहों में जाके और कब्रों को खोद के मोमबत्ती की रोशनी में उनका चीर फाड़ करता है। तो एक तरह से वो डॉक्टर भी है, शरीर विज्ञान का भी जानकार है और ये सारी कलाएं, गणित का उसको ज्ञान है, रेखा गणित। अगर आप में से डॉन ब्राउन को के उपन्यासों को कोई पढ़ने वाले शौकीन लोग हैं तो डॉन ब्राउन का एक उपन्यास है द विंची कोड, उसमें फिल्म भी बनी है हॉलीवुड में। और विंची कोड में आपको देखेंगे तो आपको पता चलता है कि विंची कोड में कहा जाता है कि उसकी हर जो कलाकृति होती थी उसमें गणितीय सूत्र भी होते थे, बहुत सारे इशारे छुपे हुए हैं, बहुत सारे निष्कर्ष उनके निकाले जाते हैं और उस फिल्म को देख के आपको पता चलेगा।
माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, डोनाटेलो, ये लोग उस जमाने के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। जो लियोनार्डो दा विंची है वो इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था, और उसके बारे में अगर हम लोग कहें तो बहुमुखी प्रतिभा का आदमी था। वैज्ञानिक, जिसके बारे में प्रोफेसर वर्मा ने लिखा है, वो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार, सब कुछ एक साथ था। इसका पीरियड है 1452 से 1519। बहुत लंबा पीरियड नहीं है। और इसी तरह माइकल एंजेलो भी बहुमुखी प्रतिभा का कलाकार है। और उसने तो माइकल एंजेलो ने तो जिंदगी भर शादी नहीं की। लोग उससे कहते थे भाई आपने शादी क्यों नहीं की, तो कहता था कि चित्रकार खुद में एक अच्छी खासी बीबी है जो सारा वक्त ले लेती है, तो दूसरी बीबी की क्या जरूरत है। और उसके चित्रों में भी मानव जीवन और मानव की भावनाएं बहुत ही अद्भुत ढंग से व्यक्त की। उनकी उसकी खास जो रचना है वो है जो पोप वेटिकन में जो पोप का महल है, उसमें एक चैपल बना है, सिस्टाइन चैपल। और सिस्टाइन चैपल के दीवालों पर, छतों पर जितनी भी कलाकारी की गई है, जितने चित्र बने हैं, वो सब माइकल एंजेलो के बनाए हुए हैं। उसके सबसे महान चित्र जो माना गया है वो है लास्ट जजमेंट। और सिस्टाइन चैपल की छत पर ईसाई विश्वासों को जब उसने चित्रित किया तो उसमें एक आधुनिक ईसाई दिमाग का इंटरवेंशन है जो आप देख सकते हैं। माइकल एंजेलो के बाद इटली के बाहर जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया, उसमें हालबाइन ने जर्मनी में, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और इंग्लैंड की यात्राओं के दौरान वहाँ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र बनाए, ऐतिहासिक चित्र बनाए। उसी के बनाए चित्रों के माध्यम से हम लोग एरास्मस को, टॉमस मोर को और इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम को देख पाते हैं कैसे लगते हैं वो। और चूंकि तब तक फोटोग्राफी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसके बनाए हुए जो जीवंत चित्र हैं उन्हीं के माध्यम से इन ऐतिहासिक चरित्रों को हम लोग आज देख पाते हैं या उन पर बात कर पाते हैं। तो इस तरह से फिर आप अगर सोचें तो उसी दौरान हम देख रहे हैं कि कई नई, जैसे चित्रकला, अब ये पहले एक शौक की चीज है, फिर ये विषय बन जाएंगे। चित्रकला, मूर्तिकला, बाकायदा उनका प्रशिक्षण देने के स्कूल खुल जाएंगे इटली में। और इस तरह से ये विषय के तौर पर चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, पाक कला, इंजीनियरिंग का विकास होगा, क्योंकि अगर भव्य महल बनने हैं, आर्किटेक्चर का विकास होगा, भवन निर्माण सामग्री के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे पत्थरों को तराशा जाए, कैसे उनमें चमक लाई जाए, इस पर वैज्ञानिक काम करना शुरू करेंगे, कारीगर काम करना शुरू करेंगे। और इस तरह से आज जो विकसित कई विषय हमको दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा जिनमें अलग अलग मास्टर्स और बैचलर्स होते हैं, वो उसी दौर में वो विषय के तौर पर भी विकसित होंगे, कला के माध्यम के तौर पे भी विकसित हुए और विषय के तौर पे भी विकसित हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मैंने कहा ना कि कोई भी चित्र उससे अछूता नहीं था। अगले जो एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कैसे पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति राजनीतिक जीवन में हुई, सामाजिक जीवन में हुई, आर्थिक जीवन में हुई। अभी तो मैंने कला के कुछ रूपों के बारे में बात की, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, मैं आपको वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दिमाग में एक नया विचार आ जाए तो पुराने से प्रेरणा लिया गया, नकल नहीं की गई, और विचार एक नया आया कि धर्म से ज्यादा मनुष्य इंपॉर्टेंट है। तो उसके चलते समाज में एक चेन रिएक्शन, जो केमिस्ट्री की भाषा हम लोग कहें कि एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होगी। एक जगह कुछ होगा फिर दूसरी जगह कुछ, और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में हमको वो परिवर्तन, वो चीजें दिखाई देंगी।
पुनर्जागरण काल में। धन्यवाद।